उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और वहां कल्याण सिंह का जिक्र न हो, क्या यह संभव है? तो आज न्यूज नेशन पर मौजूद हैं कल्याण सिंह जी, जो कि बात करेंगे कि कैसे देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब्दीली आने वाली है। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन। बहुत धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश माना जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उसकी निगाहें वहीं होती हैं, 80 सीटें वहां पर हैं जी। आपके आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश भी है। तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जी। ऐसे में आप लोग दोनों कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को पलटते हुए? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में हमने 1991 में 222 एमएलए जिताए थे और स्पष्ट बहुमत लाए थे। 1998 में 85 सीटों में से 60 सीटें हम लोकसभा की जीते थे और आज भी हमने वही लक्ष्य रखा है, हम 60 जीतेंगे। और उसके हिसाब से यहाँ मोदी जी का प्रश्न है, मोदी के नाम की हवा चल रही है जी। मोदी जी आज की राजनीति में एक बहुत ही चमकते हुए सूरज हैं। मोदी जी दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं, उनका विकास का मॉडल भी काम आएगा, उनकी छवि भी काम आएगी, ईमानदार व्यक्ति हैं। कांग्रेस को भी देख लिया, केंद्र में महंगाई के मारे गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। तो लोग, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, पूरे देश के संदर्भ में कहूँगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इतना मेरा कहना है कि लोग सब तरफ से निराश हैं और अब आशा की नजर केवल भारतीय जनता पार्टी को लगी हुई है। और मैं भी बीजेपी में आ गया हूँ अब जी। नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका है जी। नरेंद्र मोदी के नाम की हवा बह रही है, न केवल शहरों तक बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी। और इन बीजेपी का अपना संगठन है जी। बूथ स्तर तक कमेटी हमारे बनाना शुरू हो गई हैं और बूथ मैनेजमेंट के द्वारा कम से कम 4 या 5% का वोट परसेंटेज उसमें बढ़ जाएगा। सीटें कांग्रेस की बहुत नीचे आएंगी, सीटें मुलायम सिंह की बहुत नीचे आएंगी, सीटें मायावती की बहुत नीचे आएंगी। जब इनकी नीचे आएंगी तो वो सीटें जाएंगी कहाँ? स्वाभाविक रूप से आपके पास, वो भाजपा के पास आएंगी और जी जान से हम भाजपा को शिखर तक ले आएंगे। कल्याण सिंह जी, इसमें सवाल ये उठता है कि देखिए, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है और जो भूरी प्रशंसा आप उनकी कर रहे हैं, साथ साथ उनका एक विवाद भी चलता है। उनकी छवि अपनी जगह, लेकिन उनकी सांप्रदायिक छवि भी है, जिससे लेकर उत्तर प्रदेश में काफी पोलराइजेशन हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं है। और सच पूछो, सांप्रदायिक कोई सबसे बड़ी पार्टी तो उसका नाम है कांग्रेस। सांप्रदायिकता का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी। ये सब के सब मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। इस प्रकार का कोई आरोप मोदी जी के खिलाफ नहीं है। 3 दफे गुजरात वो जीते हैं और पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में उनको मुसलमानों ने भी वोट किया है। क्योंकि मुसलमान ये समझता है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं तो बीजेपी के शासन भी रह सकते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा 2 दफे, एक बार भी कोई दंगा नहीं था, कहीं 1 घंटे का कर्फ्यू नहीं था, सब अमन चैन से काम करते थे। हिंदू मुसलमान के नाम से हमारे व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया था, सबको समान रूप से न्याय दिया था। हाँ, तुष्टिकरण हमने किसी का नहीं किया था। वही नीति भाजपा की आज भी है कि भाजपा न्याय सबको देना चाहती है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। कल्याण सिंह जी, यही तो आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं कि एक के ऊपर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप है और दूसरे के ऊपर राम मंदिर बनाने के लक्ष्य से मस्जिद गिराने का। नहीं, मोदी जी के खिलाफ ये आरोप भी गलत है जी। और ये आरोप मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने गुजरात में खूब चलाया। कांग्रेस पिटी कि नहीं पिटी वहां? मोदी तीसरी बार जीत के आया कि नहीं आया जाकर के? हमारे खिलाफ भी जी। वो मस्जिद तो थी ही नहीं, विवादित ढांचा था। सही नाम है राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा, ये नाम उसका सही है। ये सही है कि 1992 में 6 दिसंबर 1992 को 3 लाख कार सेवक थे, ढह गया। और मैं तब भी कहता था, जब उसको दोहरा के कहना चाहता हूं, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं थी, इसके पीछे कोई अपेक्षा भी ऐसी नहीं थी कि ऐसा हो ही जाएगा, परंतु फिर भी हो गया। उसका कारण था कि राम भक्त जाते थे हर बार कार सेवा के नाम पे, हर बार किसी न किसी बहाने से उनको वापस करना पड़ता था। अब की बार वो समझ रहे थे कि भाई तो हम हर बार को निराश करती है, सरकार भी निराश करती है, बाकी लोग सब निराश करते हैं। तो सच ये है कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने की जो घटना थी जी।
that was unplanned. It was only a outburst of the crores of Hindus जिनकी भावना कुछ ले गई थी सैकड़ों साल से। जी। ये 1528 को लोग क्यों नहीं याद करते हैं? 1528 में हमारा राम मंदिर था, जिसे बाबर के मीर कासिम ने गिराया था। जी। अगर उसको मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में बहुत जगह थी, बना देता, पर वो चाहता था, बाबर चाहता था कि आने वाली हिंदुओं की पीढ़ियां आपस में माने अपमानित होती रहें, गिलानी से भरी रहें, इसलिए मंदिर तोड़ कर ही मस्जिद बनाने का हेतु क्या था? जबकि शरीयत ये कहती है किसी के पूजा स्थल को तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनाई जाएगी वहां की नमाज को खुदा कबूल नहीं करता है। तो 6 दिसंबर को 1912 पूछा था जब आप मुख्यमंत्री थे, और मैंने ये सवाल उस समय भी आपके सामने रखा था कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने, किसी तानाशाह ने कोई गलती की तो क्या वैसी ही बात दोबारा एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार करेगी? नहीं, सरकार ने किया नहीं था ना, सरकार के ऊपर दोष इसका नहीं है। हाँ, ये सच है, जब 3 लाख कार सेवक थे तो मैंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। जी। मैं जानता था अगर 3 लाख लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता तो इतनी बड़ी भीड़ में न ढांचा बचता और न मालूम कितनी राम भक्तों की जान चली जाती थी। तो मैंने सोचा कि और कुछ ही बच सकता तो राम भक्तों की जान तो न लूं। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, पता नहीं कितने लोग उसमें मारे गए थे। मैंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था और इसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी ऊपर ली थी। मैंने कह दिया था इसमें किसी अधिकारी का कसूर नहीं है, हमारा आदेश था कि गोली नहीं चलेगी, बाकी जितने भी और भी फोर्स हो सकते सब इस्तेमाल करो, लेकिन फायरिंग नहीं होगी जा करके। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है अपने निर्णय के ऊपर। आपको इस बात का भी कभी अफसोस नहीं रहा कि जो कभी नहीं रहा, ढांचा जो गिरा कभी नहीं, आपने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया? कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। लिब्राहन कमीशन में भी मेरा बयान लिखित में मौजूद है कि ढांचा टूटने का न मुझे कोई अफसोस है, न कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ। ये इन और रिकॉर्ड मौजूद है लिब्राहन कमीशन के मेरे बयान में, एफिडेविट मैंने दिया है। काहे का? हाँ, मैं तो यहां तक कहता हूं अगर अफसोस का दिन था तो 1528 में मंदिर गिरा करके हिंदुओं की भावनाओं को कुचल करके जो काम हुआ था वो अफसोसजनक था। तो अगर आपको अफसोस नहीं था तो ये, अच्छा 2 सवाल है इसमें। अफसोस व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं था या अफसोस व्यक्तिगत तौर पर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं था? देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपकी मान्यता अलग हो सकती है। उस समय मेरी 2 पर्सनैलिटी नहीं थी, आज भी 2 पर्सनैलिटी मैं नहीं मानता हूँ। जो कुछ मैंने कहा था, कल्याण सिंह ने जो कहा था वही कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ने भी कहा था, और कल्याण सिंह ने या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो कुछ घटना घटित हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने पूरे लेता हूं, इसमें किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है। अगर कोई कार्रवाई होनी होगी तो हमारे खिलाफ हो जाए, उस कार्रवाई को फेस करेंगे। आपको इस बात पर जरा सा भी ऐसा कभी महसूस नहीं? कभी नहीं महसूस, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो शायद अफसोस जाहिर करें, शायद उनके दिल में एक डर, एक भय बैठ जाए इस वाकये से? नहीं, मुझे इन सब चीजों का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ और आज भी मुझे इस प्रकार का कोई अफसोस नहीं है। ढांचा चला गया, इतिहास की चीज होगी जाकर के। और इतना मैं बता दूं, यद्यपि मैं मानता हूं कि राम मंदिर ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये चुनाव का इशू भी नहीं है, ये सांस्कृतिक मुद्दा है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है राम मंदिर के साथ। हम इसे इलेक्शन इशू इसलिए नहीं बनाना चाहते कि देश में करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो भाजपा में नहीं है या जो आरएसएस में नहीं है, लेकिन वे भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। जिस दिन हम इसको इलेक्शन इशू बना देंगे उस दिन से वो हिंदू तो कहेगा भाई इलेक्शन की बातें निकल आ गई, इलेक्शन के लिए राम मंदिर कह रहे हैं, इसलिए वो तो अपने को अलग करेंगे। वो हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आस्था का प्रश्न है, करोड़ों हिंदू हैं चाहे किसी पार्टी में है, वो चाहते हैं राम का मंदिर बने और हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। और मेरा ये भी कहना है कि भाजपा की सरकार आवे तो कानून बना करके राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करें। चलिए, अभी कुछ एक और सवाल थे, लेकिन अभी ये जो बात आपने कही 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए की सरकार रही और उस वक्त वाजपेयी जी ने 2 बार अयोध्या में खुद ही कहा कि मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बन जाए। इसके बावजूद उन 6 सालों में एक बार भी पुरजोर कोशिश नहीं हुई। मैं आज भी कहता हूं जी, इस समय जो जनता चाहती है कि राम मंदिर बने, भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे दे।
उस समय जब वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी 24 दलों का गठजोड़ था। बहुत से लोग थे कि जो उससे सहमत नहीं थे। अब ये था कि या तो सरकार को बचाएं और यानी या तो कांग्रेस को डाल देश को, जो उचित नहीं था। और वो कट रही थी उस समय के अलायंस पार्टनर्स की सहमति नहीं थी। आज मैं कहता हूं कि अलायंस पार्टनर्स उसमें से कई ऐसे हो सकते हैं कि शायद न चाहते होंगे, पर हम तो कहते हैं कि जो जनता कहते हमसे तकाजा करती है, जो हमसे तकाजा करते हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, तो मैं कहता हूं बहुमत क्यों नहीं, बहुमत क्यों नहीं, बहुमत क्यों नहीं, बहुमत दे तो राम मंदिर बन जाएगा। और अगर मान लीजिए बहुमत मिल जाए तो कितने वक्त में राम मंदिर बनवा देंगे आप लोग? बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं, बीजेपी नहीं बनाएगी मंदिर, मंदिर तो बनाएंगे साधु संत। बीजेपी केवल राम मंदिर निर्माण के रास्ते की जो बाधाएं हैं, कानूनी बाधाएं हो सकती हैं और कोई बाधा हो सकती है, इसे दूर करने का काम करेगी। मंदिर बनाने का काम भाजपा नहीं करेगी। उसके बाद तो फिर और मुद्दे उठेंगे। कहा जाएगा कि मथुरा में भी मंदिर होना चाहिए, कहा जाएगा कि वाराणसी में भी, वहां पर भी बीजेपी ने केवल एक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का इश्यू हाथ में ले रखा है। बाकी के बारे में बीजेपी ने सब चीजें नहीं बोली है। नहीं तो आपके सहयोगी जो हैं, जो बाकी जो अन्य संघ के जो दल हैं, घटक दल हैं, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ भी मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसे तो पूरे देश में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने का ऐसा कुछ नहीं हो। तो 3,000 मंदिर तोड़े गए थे। कभी बीजेपी ने कहा कि 3,000 मस्जिदों को तोड़ बनाया जाए। मुख्य तौर से विश्व हिंदू परिषद ने 3 ही बातें कही थी। राम जन्मभूमि, कृष्ण मंदिर मथुरा में है, कृष्ण जन्मभूमि पर है, और बनारस में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। अब बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आप कभी गए हो तो देख लीजिएगा, नंदी की प्रतिमा लगी हुई है मस्जिद में। कोई मस्जिद ऐसी हो सकती है नंदी की प्रतिमा होगी? स्पष्ट तौर है कि वहां भी मंदिर तोड़ के बनाया गया था। स्पष्ट है कि मथुरा में भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। तो भी पहले स्टेज के तौर पर शुरुआत तो हो, राम मंदिर तो बने, और फिर बाकी चीजों पर बातचीत के जरिए चीज हो सकती है। और मैं तो अब भी कहता हूं, इन सब मसलों का हल अदालत नहीं कर सकती। या तो परस्पर वार्ता के द्वारा हो सकता है इसका हल, या फिर कानून बनाकर हो सकता है। कल्याण सिंह जी, अब एक बात बताइए, आप हैं जो कहते हैं कि जो कुछ हुआ 1992 में उसके लिए आपको रत्ती भर अफसोस नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ये कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगों पर लगाम लगाने की मैंने कोशिश की, जो हुआ वो अफसोसजनक है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने करवाया, इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही, और ना ही उन्होंने कभी इस पर खेद व्यक्त किया। हर कोई उनसे यही सवाल पूछता है, खेद व्यक्त करना चाहिए। आपका मशवरा क्या है? नरेंद्र मोदी को क्या खेद व्यक्त करना चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब दूसरी तरह से देना चाहता हूँ। लोगों को 2002 क्यों याद है? उससे पहले गोधरा में जो 59 कार सेवकों को धो करके जला डाला गया था, ठट्ठी की ठट्ठी रह गई थी, दृश्य देखा लोगों ने। उसका रिएक्शन था, उसकी प्रतिक्रिया थी 2002 का जो कुछ हुआ आप समझा करके। और ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। दुनिया की कोई ताकत प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता। और जब प्रतिक्रिया होगी तो तराजू लेके नहीं होगी कि 1 किलो की क्रिया की 1 किलो प्रतिक्रिया हो। कभी 1 किलो की प्रतिक्रिया की 1 क्विंटल प्रतिक्रिया हो जाएगी, और कभी 1 किलो की 10 ग्राम रह जाएगी। क्या 90 लोगों के बदले 3,000 लोगों को मारा जाए, ये सही होगा? नहीं सही था ये किसी ने नहीं कहा सही था। पर मैं कहता हूं कि इसके पीछे क्यों नहीं जाते कि आखिर गोदा कांड हुआ, इसकी निंदा किसी ने क्यों नहीं की? कांग्रेस क्यों चुप बैठे रही? सब मुलायम से क्यों चुप बैठे रहे? गुलाब से क्यों चुप बैठे रहे? और बाकी जो तथाकथित सेकुलरिस्ट थे ये सब चुप बैठे रहे, जैसे मान लो उन सब लोगों की जाने नहीं थी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा हुआ है। और मोदी जी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, और जब उनकी कोशिश में जो फायरिंग भी हुई थी उसमें मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। ऐसा नहीं खाली मुसलमान मरा था उस दंगे के अंदर। एक बात बताइए, आप और जैसे आप बोलते हैं, आपने शुरू से 92 से लेकर आज तक, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी, आपने हमेशा ये कहा कि मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते कि नहीं जी मुझे अफसोस नहीं है, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता? दोनों फर्क कीजिएगा। यहाँ पर राम मंदिर जो तोड़ करके ढांचा खड़ा किया गया था, उस ढांचे के टूटने का मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं मूल से राम मंदिर चाहता हूँ। वहां पर इस प्रकार का इशू, सेंटिमेंटल इशू नहीं था जिसमें कहे कि साहब बड़ा अफसोस है। हाँ, मोदी अगर उस दंगे को कंट्रोल करने में कहीं कोताही करते, या ये जानबूझ कहते कि नहीं हम मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, हिंदू फायरिंग नहीं की जाएगी, जो भी दंगाई तो सब पर फायरिंग हुई और सब लोग मरे। फिर इसके बाद आखिर कोई शासन, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के जमाने में कितने दंगे नहीं हुए हैं? भागलपुर में दंगा हो के नहीं हुआ था? सिख हजारों सिख मारे गए थे, कांग्रेस के जमाने में मारे गए थे।
मुलायम सिंह के जमाने में आज की सरकार में 27 दंगे हो चुके हैं। एक मेरी सरकार थी कि एक दंगा नहीं, 1 घंटे का कर्फ्यू नहीं था। तो ये इसमें मोदी जी को अफसोस देता है कि कोई अवसर तब थी ना आज है। कल्याण सिंह जी, हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं और तब बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या व्यवधान है कि जिसकी वजह से कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेता कई बार पार्टी से नाराज होकर बाहर चले जाते हैं। क्या वो आज भी मौजूद हैं? बस छोटे से ब्रेक के बाद। खरी खरी में आपका स्वागत है। कल्याण सिंह जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल्याण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर आप अपने आप को स्वच्छंद तरीके से प्रकट कर रहे थे। उसके बाद फिर अचानक चीजें गड़बड़ाने लगी और ये सिर्फ आपके साथ नहीं गड़बड़ाई, उमा भारती, इस तरीके तमाम नेता जो कि अपने आप में बड़े नेता माने जाते हैं, आप सबों को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। ये बात अलग है कि आप लोग फिर वापस आ रहे हैं, पार्टी में आ गए हैं। पार्टी में कहां दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग नाराज हो जाते हैं? मेरा उत्तर इतना ही है, मैं अतीत में ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ जी। किसी की गलती थी, किसी की नहीं थी, इसमें भी नहीं जाना चाहता। किसी की ज्यादा गलती थी, किसी की कम गलती थी, इस वजह में नहीं जाना चाहता था। राजनीति में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, हो जाता है, न होता बहुत अच्छा रहता है। उसमें मैं किसी की गलती अंकित नहीं कर रहा हूँ, किसी खाते में नहीं लिख रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, जरूर है कि उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बीजेपी ने भी बहुत कुछ सीखा है। और आज नई चुनौती हमारे सामने आई है जी। कि देश को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है। एक होकर के, एक मन से, एक भावना से, एक संकल्प के साथ हम जुटे और भाजपा को शिखर तक ले जाएं। उसी संकल्प और उसी इच्छा शक्ति के साथ साथ मैं भाजपा में आया हूं और पूरी ताकत के साथ भाजपा के साथ खड़ा हुआ हूं। और भाजपा उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा परिणाम करेगी और पूरे देश में भी भाजपा के परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। कल्याण सिंह जी, आप बहुत साफ बात करते हैं और हमारे कार्यक्रम का नाम भी खरी खरी है। कुछ एक नेताओं का नाम आपके सामने ले रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। उनके बारे में जो पहली प्रतिक्रिया आपकी है वो आप छोटे छोटे बताते चले जाएं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्या आपको लगता है कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने सही दिशा में पार्टी में अपनी भूमिका निभाई होती तो आज शायद पार्टी का स्वरूप कुछ अलग होता? देखिए, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी हमारी पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, सबकी श्रद्धा के पात्र है और इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने पार्टी को नीचे से उठा करके शिखर तक पहुंचाने में अपना भारी योगदान दिया है। जहां श्रद्धेय वाजपेयी जी का करिश्मा था, वहीं पर आडवाणी जी का परशब दोनों के साथ मिलकर के भाजपा नीचे से उठ करके आसमान तक पहुंची। आज भी उनके स्थान पर कोई कमी नहीं है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है जी। और मुझे ये विश्वास है कि आडवाणी जी जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे वो देश हित में ही होगा, पार्टी के हित में ही होगा। बाकी उनको क्या करना चाहिए, मेरे जैसा छोटे कार्यकर्ता की हैसियत क्या, जो मैं सजेस्ट करूँ उनको ये करना चाहिए। तमाम तरह की लज्जा उन्हें झेलनी पड़ी है। यहां तक कि अब बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को लेकर जो गोवा की कार्यकारिणी में जो चल रहा था उसमें भी बहुत नाराज थे। क्या ऐसा करना उनके लिए जरूरी है? वो तो बहुत ऊंचे हैं, उनके बराबर तो कोई नहीं है आज पार्टी में। देखिए, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी हैसियत नहीं है कि आडवाणी जैसे उच्च पदस्थ नेता के बारे में हम कुछ भी कहें। हम ये मान के चलते हैं बीजेपी को उनकी बड़ी भारी देन है जी। और बीजेपी उस देन को स्वीकार भी करती है। उनके सम्मान में किसी प्रकार के कोई कमी बेशी नहीं। और आज भी वो भाजपा के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहेंगे जी। और मैं ये नहीं मानता कि आडवाणी जी की पदोन्नति की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। कुछ बातें आ गई होंगी, बीच के अंदर की चीजें होती है जी। अच्छा, ये अंदर की चीजें होती हैं तो उसमें दिल्ली के कुछ राजनेताओं की बात कर लेते हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह जी, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बॉम्बे के हैं लेकिन अब दरअसल दिल्ली की ही एक तरह से राजनीति करते दिखते हैं। इन तमाम नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? ये लोग तमाम तरह की अलग अलग बातें करते हैं। देखिए, सुषमा जी बहुत योग्य नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अरुण जेटली जी भी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही योग्य एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा भी हमारे बड़े पुराने मित्रों में से एक है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और वो किसी किसी रूप में सभी का योगदान है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में।
और आगे भी योगदान करते रहेगा, सब मेरा विश्वास है। जी, अब चलिए अरुण जेटली जी के बारे में बात करते हैं। मशहूर है कि वो बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो करते हैं उससे बहुत लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। मेरी कोई जानकारी नहीं है। आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं ना, मिला? मुझे ऐसा कभी महसूस हुआ है, न मेरी जानकारी है। अच्छा, आपको ऐसा कभी लगता है कि आडवाणी जी का एक खेमा है जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये तमाम लोग, या अनंत कुमार, ये सारे लोग एकजुट होकर रहते हैं और ये दरअसल आडवाणी जी को एक अलग तरीके की ब्रीफिंग देते रहते हैं? मैं तो बीजेपी में खेमेबाजी देखता ही नहीं हूँ। बीजेपी माने एक पार्टी मानते हैं ना कि है? नहीं है, नहीं, यही तो तभी तो कह रहा हूँ मैं। बीजेपी में कोई खेमेबाजी नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है। और देखिए, आने दीजिए इलेक्शन, आप सब के सब दिखाई देंगे कि एक मन से एकजुटता के साथ भाजपा का आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, इससे पहले कि कांग्रेस कुछ कहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कुछ न कुछ व्यवधान डाल देते हैं? अभी शत्रुघ्न सिन्हा उनके सपोर्ट में खड़े थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए, फिर वापस चुप हो गए। यशवंत सिन्हा जी पहले सपोर्ट में थे, फिर वापस चुप हो गए। मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं जी कि नरेंद्र मोदी को भाजपा के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि ये पहला कदम है उनको प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए। जी। और प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब होगी, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी में अगर किसी को भी कोई भिन्न स्वर रखता है तो उनको पार्टी फोरम उठाना चाहिए, कोई सही। पार्टी फोरम पर बाहर उठाने से गलतफहमी पैदा होती है। और मैं सलाह को दे नहीं सकता हूं, पर अपील कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं कि अगर किसी का कहीं लगता है कि साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी बात पे, तब वो पब्लिक में जाने के बजाय पार्टी फोरम उठाना चाहिए। फिर पार्टी जो फैसला करते है उसे स्वीकार करना चाहिए। जी बताइए, राजनाथ जी ने खरी खरी में ही कहा कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता अगर आज की डेट में कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। पार्टी ये मानती भी है। उसके बाद गोवा में जाकर यही चीजें सामने आई भी। एक खेमा है जो कह रहा है कि 15 अगस्त तक मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रख दिया जाए। आरएसएस के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। क्या आपका भी यही मत है कि 15 अगस्त या उसके आसपास तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर सामने रख दो? मैं इतना ही उत्तर दे पाऊंगा कि इस विषय पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जितना जल्दी निर्णय लेकर के घोषित कर दे, उतने भाजपा के पक्ष में जाएगा। आपका मत क्या है? आपका व्यक्तिगत मत क्या है? अरे हमसे मत लिया जाए तो अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग देंगे, यहाँ छोड़ देंगे। नहीं, आप इसमें गोल कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत मत तो बता ही दीजिए, आपका क्या है? नहीं, व्यक्तिगत मेरा कोई मत नहीं, जो पार्टी का मत वही मेरा मत है। लेकिन अगर वो आएंगे तो आप उनका पुरजोर समर्थन करेंगे? बहुत स्वागत करूंगा। मोदी जी भी हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं जी। ढांचा टूटने के बाद जब देश भ्रमण मुझसे कराया था पार्टी ने, तब मोदी जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में साथ साथ चले थे पूरी यात्रा भर में, और तब से हमारे बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं। मैंने उनको बधाई भी दी है जी, 2 दफे बधाई दे चुका हूं। और ये मान के चलता हूं कि आज के इस अंधियारी गली में, राजनीति के अंधकार में वातावरण में सूर्य की तरह से चमक रहे हैं मोदी जी। इस आंधी में क्या राहुल गांधी भी कहीं नहीं टिकेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी ने तो तैरना भी शायद किताबों में पढ़ा होगा, और मोदी 7 समुद्र पार करके तैर के यहाँ तक आए। कोई तुलना नहीं दोनों के बीच में, कोई तुलना नहीं। कांग्रेस आपके हिसाब से जो भी रणनीति इख्तियार कर रही है, क्या राहुल गांधी को, या अगर खुद देखा जाए तो यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी को इस अंदाज में रखा जा सकता है कि वो देश की अगुवाई कर सके? क्या राहुल गांधी के हाथ में देश की कमान कभी जा सकेगी? ऐसी आप कल्पना भी कर सकते हैं? हमारा तो कहना यह है कि बहुत दिन नेहरू खानदान ने राज कर लिया है, और जितना नुकसान नेहरू खानदान ने किया इस देश के लिए, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया है। शुरू से लेकर मैं अब तक की बात कर रहा हूँ जी। और आगे चल करके कांग्रेस के हाथों में देश का नेतृत्व अगर दुर्भाग्य से चला गया तो देश का बंटाढार हो जाएगा। इस नेतृत्व में दम है। चीन हमारे कब्जा कर रहा है आकर के, और चीन हमला करेगा ये भी तय है। चीन कब्जा करके लौट जाता है तो केवल ऊपर रास्ते देख रहा है कि सड़क कहां से बनाई जाए, फौजें हमारे कहां से आएंगे, कहां से घुसेंगे, ये उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान है, LOC रोज क्रॉस करता है। पहले हमारे 2 नौजवानों के सर काट के ले गए, अब 5 लोगों को मार दिया। और यूपीए की गवर्नमेंट कल एंटनी कह रहे हैं कि नहीं, वो आतंकवादी थे,
पाकिस्तानी फौज के वेश में। आज कह दिया कि नहीं वो बयान हमारा गलत था, सही ये है कि पाकिस्तानी सेना थी जी। उस देश का क्या बनेगा जिस देश का रक्षा मंत्री इस तरह का बचकाने बयान देगा। देश का अपमान किया रक्षा मंत्री ने, वापस उनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। और सोनिया जी से भी देश सवाल कर रहा है कि तुमने ऐसे आदमी के हाथों में बागडोर सौंप रखी है कि जिसको ये नहीं पता कि आतंकवादी थे कि सैनिक थे करके। एक ही व्यक्ति पार्लियामेंट के 2 दिनों में, कल बयान कुछ और था, आज बयान कुछ और है। आज का बयान सही है, मैं मानता हूं, लेकिन कल का बयान कैसे दे दिया इतना गैर जिम्मेदारी का। सच ये है कि देश आज दुनिया की नजरों में ये भारत राष्ट्र एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है। सच ये है कि भारत राष्ट्र कमजोर नहीं है, भारत की सेना कमजोर नहीं है। सेना को छूट दे दी जाए तो ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान के 70,000 सैनिकों को आंदोलन करने के लिए कर दिया था। सेना को छूट दे दी जाए तो चीन से हाथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। कमजोर है देश, नहीं कमजोर, देश की जनता कमजोर नहीं है, देश की संसद भी कमजोर नहीं है, देश की सेना कमजोर नहीं है, देश के सेनापति भी कमजोर नहीं है। कमजोर है तो देश की सरकार का वर्तमान नेतृत्व कमजोर है और इनके हाथों में देश की सीमाएं, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता। इस नेतृत्व पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का अधिकार है आपके हिसाब से? है इस नेतृत्व पर एक मजबूत नेतृत्व आपके हिसाब से सिर्फ नरेंद्र मोदी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं एक आखिरी सवाल के तौर पर कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को देते हैं? एकदम सटीक आकलन जो कि आपको लगता है कि कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। कम से कम 200 सीटें क्रॉस करेगी। उत्तर प्रदेश से हम 60 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और 60 सीटें लगती हुई आज की तारीख में बड़ी अतिशयोक्ति की बात है। ये 60 सीटें 1998 में हम जीत चुके हैं जाकर के। अभी 222 के बहुमत का हम सरकार बना चुके हैं और उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी के लिए बड़ी गुंजाइश है जी। इधर हम जुटेंगे, उधर मोदी जी जुटेंगे, राजनाथ सिंह जुटेंगे, हमारे और नेता जुटेंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी इकाई जुटेगी। बूथ तक काम हमारा चालू हो गया है। तो हम तो समझते हैं कोशिश तो सब सीटों पर करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ 55 और 60 के बीच में सीट हमारी आनी चाहिए वहां से। और बिहार में भी स्थिति यही है जी। बिहार का नतीजा उल्टा हो जाएगा। आज नीतीश के पास 20 सीटें हैं, भाजपा के पास 12 सीटें हैं। कोई ताज्जुब नहीं होगा नतीजा उल्टा हो जाए कि नीतीश के पास 12 या इससे भी कम सीट हो जाए और बीजेपी के पास 20 या 20 से भी अधिक सीट चली आवे। कोई आश्चर्य नहीं होगा। हवा है, चल रही है। हवा है, बिल्कुल हवा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल्याण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत और धन्यवाद। उम्मीद हम यही करते हैं कि आपके आकलन के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर चुनाव के बाद या उसके बीच में तो बातचीत होगी। ठीक। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके लिए।